Assalamualaikum everyone. Welcome to DK Study Help. Today is session number 10. And yesterday we've talked about what is monopolistic competition and its characteristics. And day before that we've talked about what is perfect competition and its characteristics and its diagrams and explanations. And today we're going to talk about monopolistic competitions in short run and in long run. So I'm gonna give you overview from the last class, and we're gonna talk about its diagram in short run and long run. So monopolistic competition is the competition which is a mixture of monopoly and perfect competition. It is it has, I mean, the producer are create different products from each other. They are identical. They're not identical. They produce different products at a time. The quality, quantity, taste, everything is different from each other, and they can set a cost or a particular price on their product. There is no a restriction or something. They can put whatever price they want. So this was a monopolistic competition, and let's talk about how it works in short run and how it will run in long run. So yeah, here we are. Short run equilibrium under monopolistic competition. In short run, a firm under monopolistic company may earn supernormal profit or suffer loss. Short run equilibrium under both cases is explained as under. सो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि एक फर्म जो है या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है या फिर लॉस अर्न करती है इसके अंदर इक्वल नहीं होता, मतलब वो जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो रहा था वैसा कुछ भी नहीं होता। और इसके अंदर या तो प्रॉफिट होता है या लॉस। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही केसेस हैं और लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही केस है, वो है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो सबसे पहले देख लेते शॉर्ट रन के अंदर इन केस ऑफ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो कैसे हो रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा। डू यू गाइस रिमेम्बर कि हमने परफेक्ट कंपटीशन में ये जो लाइन जा रही है हमारी, ये हमने देखी थी, वो हमारी थी हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी टिल्टेड है। वहाँ क्या हो रहा था कि हमारी डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा था और हमारी जो एआर या डिमांड या प्राइस थी वो हॉरिजॉन्टल या एक कांस्टेंट लेवल पे चल रही थी। क्योंकि सारी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स थी तो कोई उसके अंदर प्राइसिंग या डिमांड का इशू नहीं है। तो उसके अंदर हमारी जो डिमांड कर्व था या ये एआर कर्व या फिर हम लोगों ने उसको मिस्टर डार्ट के नाम से याद किया था। तो आप लोगों को होपफुली वो रिमेम्बर हो, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। तो ये वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो वहाँ हॉरिजॉन्टल थी क्योंकि वहाँ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स थी। और अगर एक बंदा अपनी प्राइस बढ़ाता, अपनी फर्म को एक प्राइस बढ़ाती, तो फिर दूसरों को भी अपनी प्राइस दूसरे की प्राइस वही रहती है और वो बढ़ जाती। तो उसकी डिमांड के अंदर कमी आ जाती है और लोग शिफ्ट कर लेते, मतलब सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट गुड्स ले लेते जो कि उसी कम प्राइस के अंदर वही वाले प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम बर्गर्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स या कहीं किसी के भी बर्गर होगा तो उसके डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, स्पाइसी और नॉर्मल वाला और एक्स्ट्रा चीज़ वाला और डबल चीज़ बर्गर और बहुत सारे उसके डिफरेंट चीज़ वेरिएशंस होती हैं। और अगर हम मैकडोनल्ड्स या केएफसी या किसी और डिफरेंट चीज़ की बात करें तो इसके अंदर सारी डिफ्रेंसिएशन होती है। मतलब वो काम एक ही चीज़ पे कर रहे हैं, खाने पीने की प्रोडक्ट्स या रेस्टोरेंट वो अपना बाय एंड सेल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या रहा है कि उनके टेस्ट में, उनके साइजेस में फ़र्क है और इस वजह से जो है उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं। तो इधर भी यही है। हम लोग यही वाली बात कर रहे हैं कि आइडेंटिकल कुछ तरह से तो होती हैं लेकिन इसकी प्राइसेस जो हैं एक दूसरे डिफरेंट होती हैं। तो हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं होता एवरेज रेवेन्यू या डिमांड का कर्व, बल्कि ये टिल्टेड थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा बनता है। इसके अलावा हमारा जो
एवरेज कॉस्ट है उसका कर्व आपको याद होगा यहाँ से जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है ये कॉस्ट और ये रेवेन्यू हो रहा है। ये रेवेन्यू और कॉस्ट का बॉक्स है, इसके अंदर से जब ये दोनों चीज़ें जा रही हैं तो क्या हो रहा है कि हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये ऊपर होता तो हमें लॉस होता, जैसे हम नेक्स्ट वाले उसके अंदर देखेंगे। और इसकी एम आर जो है वो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ये भी यहाँ ही होती है। मतलब इसके अंदर प्राइजेस और मार्जिनल रेवेन्यू वगैरह चेंज होता रहता है इसके अंदर, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन है हमारे प्रोडक्ट्स का, क्वांटिटी क्वालिटी एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसलिए हमारी ये भी शिफ्ट हो रही होती है। तो इधर हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। क्या हमने वाई एक्सिस पे लिया है कॉस्ट एंड रेवेन्यू और एक्स एक्सिस पे लिया है आउटपुट। The firm output of the firm measure on x-axis and cost and revenue on y-axis. The downward sloping demand curve, this one being faced by firm is AR. और उसके बाद SMC curve, short run marginal cost which is also called say promotion cost has been drawn in usual manner. यहाँ से हम लोग जो normally बनाते थे वही है। The SMC curve cuts the MR curve from below at point F, यहाँ से यहाँ ये point F से इसको cut कर रहा है। The firm produces and sell at point O and Q, O and Q पे हमारी firm जो है वो sell कर रही है चीज़ें। और आउटपुट द लेवल ऑफ आउटपुट एम आर इज इक्वल्स टू एस एम सी, एम आर इज इक्वल्स टू एस एम सी। द फर्म सेल्स आउटपुट एट क्यू ओ, क्यू पे अभी ऊपर भी ये वाली बात अभी मैंने बताई है कि क्यू ओ पे हमारी फर्म सेल कर रही है अपनी प्रोडक्ट एट प्राइस ओ एम। ओ एम पे हमारी प्राइस है तो हमारी प्राइस ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्राइसेस वगैरह आप लोगों को फ्री एक्सेस है, आप लोग कितनी भी प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। मैंने इससे पहले भी बार बार मैं एक ही बार रिपीट करी हूँ ताकि आप लोगों को ये जहन में बैठ जाए कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है, जिसकी वजह से प्राइजेस अपनी तौर से आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी प्राइस जो है यहाँ है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। और एंड देन एट द प्राइस क्यू एम equals to QN, and then per unit the total revenue of the firm is equals to MNRT। MNRT ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। और कॉस्ट और रेवेन्यू का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम सारी चीज़ें माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो कॉस्ट हमारी ये रही और हमारा रेवेन्यू ये रहा। ये बॉक्स हमारा रेवेन्यू है और कॉस्ट और रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर है हमारा रेवेन्यू, तो हमें क्या हो रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है और हमारी कॉस्ट कम है, इसलिए हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके अंदर क्या है, हमारा एसएमसी कर्व नीचे की तरफ है और ऐसे सी सॉरी ऊपर की तरफ है और हमारा लॉस हो रहा है। तो अब इसको देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा ए आर यहाँ पे है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है प्राइजेस की, तो ए आर और एम आर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन दिस हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। इन दिस डायग्राम शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एस एम सी is intersecting MR from its below point E। यहाँ इस पॉइंट पे जो है MR और SMC और MR जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। The firm produces output a part of and sell it at OR equals to SQ। OR n equals to SQ। ओ मैं यहाँ Q मेंशन करना भूल गई हूँ। तो फर्म जो है अपनी प्रोडक्ट जो सेल कर रही है वो यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे OR and SQ पे ये वाला बॉक्स आपको दिख रहा होगा। A price per unit, the total cost of the firms comes at OMNE और total cost जो है हमारी वो हमारी ज़्यादा है OMNE। ओ दिस पॉइंट को हम ओ भी कहते हैं जीरो भी कहते हैं, तो OMNE जो है हमारी टोटल प्राइस हमारी टोटल कॉस्ट है। Whereas the total revenue is at total revenue is equals to OPSQ। और total revenue क्या है हमारा OPSQ है। तो उससे क्या हो रहा है, firm suffer a net loss which is equals to MNRS on sales of 100 output। मतलब यहाँ पे हमारा लॉस शो हो रहा है।
तो होपफुली ये वाली बात भी समझ आई होगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज़्यादा है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, और यहाँ पे हमारे इंटरसेक्शन हो रहा है मार्जिनल रेवेन्यू का, और हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, जिसकी वजह से हमें लॉस बेयर करना पड़ रहा है, और हमें ये एक नेट लॉस शो करता है। अब इसका हम लॉन्ग रन में देख लेते हैं क्या है। मे अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में भी बताया था कि एक ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। तो इसकी डायग्राम आज से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। ये हमारा एआर रेवेन्यू का है, क्योंकि प्राइस शिफ्टिंग हो सकती है आगे पीछे, तो इसलिए यहाँ हमारी प्राइस और एआर है, और यहाँ हमारी एमआर है, एमआर कटिंग एल एम सी एट पॉइंट ई, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये हमारा एल ए सी का कर्व है, और ये हमारा जो है एक नॉर्मल सा प्रॉफिट का प्राइस, हमारी प्रिवेलिंग प्राइस की लाइन है। तो हमारा ये इसको टच कर रहा है, जिसकी वजह से हमें एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इन लॉन्ग रन एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बाय फिक्सिंग प्राइस इज, फिक्स प्राइस इज क्यू ई, क्यू ई हमारी फिक्स प्राइस है, क्यू ई हमारी फिक्स प्राइस है। और ओपी, ओपी हमारी फिक्स प्राइस है, या ओपी या हमारी क्यूई। एंड प्रोडक्शन इज क्यू ओ क्यू, और हमारी प्रोडक्शन क्या है, ओ और क्यू है, ये हमारी प्रोडक्शन लाइन है। ये हमारी जो है वो प्राइस है जो कि फिक्स है of its product, for the average revenue is equal to average cost। तो एवरेज रेवेन्यू और रेवेन्यू हमारा कॉस्ट इक्वल है, तो फर्म जो है बस एक नॉर्मल सा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एंड होता है। और इसके बाद जो है, अगर इसके अंदर और दो तीन टॉपिक्स छोटे मोटे हैं तो वो मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह। और हमारा माइक्रो का जो सेक्शन है वो बड़ा थोड़ा सा रह गया है, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में हमारा कवर हो जाएगा। तो अब हम आज का, क्योंकि कल हमने बहुत शॉर्ट क्लास ली थी, तो आज जो है वो मैं 2-3 टॉपिक्स आपके लिए लाई हूँ, ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो टोटली एक डिफरेंट है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उससे ही रेलेवेंट और रिलेटेड है। जो लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड डिक्रीजिंग रिटर्न पढ़ा था, या डिमिनिशिंग रिटर्न भी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हम लोग यही वाला एक कॉन्सेप्ट था, और वो हमने देखा नहीं था, तो हम वो देख लेते हैं। मतलब ये बहुत ही कोई इजी सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। मैं आपको वो वाला ज़रा दिखा दूँ कि हमने कहाँ पढ़ा था। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न, दिस वन, ये हमारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न था, आपको याद होगा। और ये हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न था। यहाँ से ये एक पॉइंट पे इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होने लगती है, और जब हम लैंड एंड लेबर बढ़ा रहे थे तो इंक्रीज हो रही थी, फिर लैंड एंड लेबर कम कर रहे थे, लैंड एंड लेबर, फिर एक टाइम था कि हमारी लैंड एंड लेबर जो है वो हम इंक्रीज भी कर रहे थे, तो वो एक डिमिनिश की तरफ चली गई थी। तो होपफुली आपको ये रिवाइज हो गया होगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, what is law of constant return? Law of constant return, which is also called as known as the law of constant cost, established as a relationship between other two laws of return, जैसे मैंने अभी आपको बताया, law of diminishing return or the law of increasing cost. In fact, this law represents the transition between two laws. तो इन दोनों की जो ट्रांजिशन है वो ये लॉ रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, ये हमारे बड़े ही मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर मार्शल। तो हम लोग बिल्कुल शुरू में जब माइक्रो एंड मैक्रो की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये आते हैं, तो आपको याद होंगे प्रोफेसर मार्शल। सो ये क्या कहते हैं डेफिनेशन के अंदर, एन इंडस्ट्री वेयर इन बोथ the nature and the man play coordinative role, there exists either the law of diminishing return or the law of increasing return, but the law of constant
रिटर्न्स ऑपरेट, मतलब इन दोनों के साथ साथ कांस्टेंट रिटर्न भी ऑपरेट होता है, जहाँ हमारी बड़ा एक दोनों नेचर और मैन मिलके एक बड़ा ही अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, इसके अंदर दोनों, ईदर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये दोनों तो यूज होते ही हैं। इसके साथ साथ हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न भी ऑपरेट होता है। और उसका क्या ऑपरेशन है वो देखते हैं। शेड्यूल के अंदर तीन मैंने जो है कॉलम्स बनाए हैं, और इसके अंदर यूनिट ऑफ कैपिटल यहाँ लिखा है, एंड लेबर टोटल आउटपुट, मतलब हम लोग कैपिटल एंड लेबर जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो टोटल आउटपुट पे क्या हमारा असर होता है, एंड देन हमारे मार्जिनल आउटपुट पे क्या असर होता है। तो इधर क्या हो रहा है कि हमारा कैपिटल हम लोगों ने इंक्रीज किया तो टोटल आउटपुट भी इंक्रीज है, क्योंकि नॉर्मली हम अपने कैपिटल और लेबर बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा टोटल आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर एक लेबर 100 चीज, कैपिटल और लेबर मिलके दो एक 100 चीजें बना रहे हैं, तो दो लेबर्स एंड कैपिटल मिलके जो है वो 200 चीजें बनाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ 100 100 रुपीज का हमारा, या 100 100 पर यूनिट का हमारा डिफरेंट आ रहे, मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम तीन भी करें तो 300 बना रहे, तो सिर्फ एक कांस्टेंट रेट यूनिट पे हमारा जो है वो मार्जिनल आउटपुट बढ़े। ये नहीं हो रहा कि 100 से हमारा 200 हो गया, पर 300 पे 400, ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि एक कांस्टेंट रेट है, चाहे हम जितना भी कैपिटल या लेबर बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से वो प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रही है, लेकिन उससे मार्जिनल कोई आउटपुट इतना खास प्रोड्यूस हो नहीं रहा, और वो एक कांस्टेंट वे में ही चल रहा है। मतलब एक 100 100 ही वो एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल या मार्जिन का मैंने पहले भी आपको मतलब बताया था कि एडिशनल को भी कहते हैं। तो एडिशनल आउटपुट 100 ही यूज करें, चाहे हम 5 मतलब अपने मैक्स पे भी जब हम लोगों ने अपना लेबर और कैपिटल लगाया तो आउटपुट तो ज्यादा ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन हमारा मार्जिनल आउटपुट जो है वो 100, मतलब एक कांस्टेंट रहा, ये ना ज्यादा हुआ ना कम हुआ। तो नीचे डायग्राम में भी यही प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे हमारा हम लोग अपना कैपिटल एंड लेबर बढ़ा रहे थे, उससे क्या हो रहा है कि कैपिटल और लेबर बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन लाइन तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन एक कांस्टेंट मार्जिन जो हमारा आउटपुट है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट है। तो ये वाली बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। वे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी सी द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब हमारा एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल, जैसे लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है। तो लैंड हम और खरीद के तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको ग्रो और नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम पैसे जमीन के अंदर खोद के डाल दें और वो अगले साल जो है वो 5 एकर्स और बड़ी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपने परचेज करनी होती है। तो लैंड एक फिक्स चीज होती है। और कैपिटल और लेबर क्या होता है, वो एक वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएट करता है, हम बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, वी सी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच यूनिट of variable factors, capital and labor is constant at 100 sorters. Therefore, MP curve remain parallel to x-axis. The behavior of MP curve is affecting the operation of law of constant return. तो उससे क्या हो रहा है, कैपिटल और लेबर एक कांस्टेंट मार्जिनल प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट्स की, इससे ज्यादा नहीं कर रहे। मतलब हम जितने भी लेबर बढ़ा रहे हैं कि वो कांस्टेंटली, बस हम लोग अगर बढ़ाते भी चले जा रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट वे में 100 स्वेटर्स ही बना पा रहे हैं, चाहे हम जितना भी लेबर और कैपिटल बढ़ा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ 100 से ज्यादा नहीं, मतलब एक 100 के अंदर अंदर ही हमारे जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट बन रही है। तो अच्छा, इसका अब हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट या कांस्टेंट रिटर्न ऊपर हमने पढ़ा है, तो उसको हम देख लेते हैं वो वाले पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें इंक्रीजिंग रिटर्न भी हो, डिक्रीजिंग रिटर्न भी हो, और कांस्टेंट रिटर्न भी हो। तो मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल और एक डायग्राम बनाई है, तो आइए हम वो देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट कॉस्ट, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से पढ़ देती हूँ। द रीजन इज since the output increasing in the same proportion in which the factors are increased, therefore the cost remains constant. तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन से, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा
हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक कांस्टेंट ही रह रही है, मतलब एक कॉन्स्टेंटली हमने एक एक करके हम बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो एक एक करके कोई इंक्रीजिंग सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारी प्रोडक्शन को, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी जो है कांस्टेंट वे में चली चली जा रही है। अब हमारा जो इसका शेड्यूल देख लेते हैं हमने। फर्स्ट कॉलम जो है यूनिट एंड यूनिट ऑफ कैपिटल एंड लेबर है, सेकंड हमारा टोटल आउटपुट है। स्वेटर्स का मतलब हमारी एक हम एज्यूम कर लेते कि हमारी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और हम लोग स्वेटर्स बनाते हैं। और स्वेटर्स के अंदर क्या है कि हम लोग अपने कैपिटल और लेबर जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा स्वेटर्स पड़े। तो उससे देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट हमारा जो क्या लेबर या कैपिटल हमने यूज़ किया उससे 100 स्वेटर्स बने और हमारा मार्जिनल पर यूनिट जो है 100 था, मतलब नॉर्मल। फिर सेकंड क्या हुआ कि हमारा हमने सेकंड हमने लेबर लगाया और कैपिटल लगाया, तो हमारा टोटल आउटपुट बढ़ा और उससे मार्जिनल आउटपुट भी बढ़ गया, हमारा 150 हो गया। और देन फिर क्या हुआ, हमने अपना थर्ड लगाया तो फिर 450 बढ़ गया और हमारा मार्जिनल आउटपुट फिर इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने फोर्थ लगाया, फोर्थ पे भी हमारा आउटपुट भी बढ़ा, हमारा मार्जिनल आउटपुट पर ये स्लाइडर भी बढ़ा। फिर सिक्स पे क्या हुआ, हमारा सिक्स और सेवन आप लोगों की जरा गौर करें। ये जो सिक्स और सेवन पॉइंट है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वेट मैं इसको हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। तो सिक्स और सेवन पॉइंट पे क्या हुआ, हमने फिर अपने कैपिटल और लेबर बढ़ाया, हमारा आउटपुट भी एज यूजुअल बढ़ा, टोटल आउटपुट मार्जिनल आउटपुट फिर से बढ़ गया। सेवन जब हमने कैपिटल लगाया ना, तो हमारा आउटपुट तो प्रोड्यूस किया क्योंकि हम लेबर लगा रहे हैं, तो अब लेबर उस पर वर्किंग करेंगे, फिर हमारा ऑब्वियसली आउटपुट भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा मार्जिनल आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, ना डिक्रीज हुआ, वो कांस्टेंट रहा। अच्छा जी, 8 पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा हमने फिर बढ़ाया अपना कैपिटल एंड लेबर, इसमें क्या हो रहा है, हमारा टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब टोटल हमारा टोटल जो है वो कम हो रहा है। टोटल मार्जिन सॉरी मार्जिनल आउटपुट हमारा कम हो रहा है, अब 275 से 200 हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हमने जो है वो अपना एट नाइन जो है हमने जो लास्ट अपना यूनिट ऑफ कैपिटल पढ़ाया उससे क्या हुआ, क्या हमारा और कम हो गया। सॉरी, ये वाला मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सेवन एट एंड नाइन पॉइंट पे जो है हमारा आ, ये डिक्रीजिंग की तरफ चला गया, मतलब हमने लेबर भी लगा दिया, हमने कैपिटल भी लगा दिया, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारा क्या हो रहा है कि हमारा वो जो मार्जिनल आउटपुट है वो बजाय इसके इंक्रीज होने के डिक्रीज होने लगा, और टोटल आउटपुट तो ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ ही, लेकिन ये डिक्रीज हो गया, जो कि हमने डिक्रीजिंग रिटर्न में पढ़ा था कि एक लिमिट तक हमारी चीज़ें इंक्रीज होती चली जाती हैं। चाहे फिर अब जैसे अगर हम एक फर्टाइल ज़मीन है उस पर हम खूब प्लांटेशन करते रहे, फिर एक वक्त आता है कि वो चीज़ें ग्रो, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो और चीज़ें या प्लांट्स वगैरह ग्रो कर पाए, और वो फिर मतलब बैरन या बिल्कुल इनफर्टाइल हो जाती है, फिर उस पर कोई चीज़ उग नहीं पाती। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक लिमिट तक हमने वहाँ पे लैंड और लेबर या कैपिटल और लेबर बढ़ाया बढ़ाया, देन उसके बाद एक वो लिमिट जब ख़त्म हो गई तो फिर हमारा डिक्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो गई चीज़ें। जब ये मैंने आपको याद होगा बोला था कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न या इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगने लगती है, क्योंकि डिक्रीजिंग की तरफ जाने लगता है हमारा मार्जिनल आउटपुट। तो आप इसकी डायग्राम बड़ी मज़े की है, तीनों का मिक्सचर है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट मैंने ऊपर एग्जैक्टली शेड्यूल को फॉलो करते हुए ही ये बनाई है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था उसके ऊपर 100 था, तो ये 100 पॉइंट पे आ गया। देन सेकंड पे हमारा 250 था, तो ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 150, देन 200, देन 250, फिर 275 पे ये देखें यहाँ पे हमारा कांस्टेंट था, हमारा सिक्स और सेवन पॉइंट पे हमारा
जो है वो सॉरी, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट पे जो है हमारा वो कांस्टेंट था। और फिर सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ पे हमारा डिमिनिशिंग की तरफ चला गया, मतलब एक लिमिट तक हमारी चीज इंक्रीज होती है, होती है, होती है। अभी आगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे, ट्रेड साइकिल। उसके अंदर भी ये होता है कि आपके फेजेस आते हैं। तो एक लिमिट तक हमारी इंक्रीज हुआ, हमने लेबर और कैपिटल इंक्रीज किया, जिससे टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ। फिर वो इंक्रीज होते होते कॉन्स्टेंटली, एक कॉन्स्टेंटली बस एक लिमिट तक बढ़ता गया। मतलब एक उसका कांस्टेंट हो गया, मतलब 275, 275, 275, या लेबर कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कांस्टेंट ही है। फिर फिर एक ऐसा टाइम आया कि वो कांस्टेंट भी नहीं रहा, बल्कि डिमिनिश या डिक्रीज की तरफ, डिक्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो गया। तो वो फिर हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न बन गया। तो ये इन तीनों लॉस का मिक्सचर था। वो फुली समझ आए होगा। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस डायग्राम द फर्स्ट फोर डॉट्स डोनेट्स इंक्रीजिंग रिटर्न, वन टू थ्री फोर, ये वाले इंक्रीजिंग रिटर्न है। एंड वेयर द मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी। मार्जिनल और मार्जिनल आउटपुट या मार्जिनल कॉस्ट एंड उसके बाद कांस्टेंट रही हमारे फिफ्थ एंड सिक्स डॉट पे। और फिर क्या हुआ कि सेवेंथ, एट और नाइन डॉट पे हमारी डिक्रीज की तरफ हमारी मार्जिनल कॉस्ट चली गई। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक वाइंड अप होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक बड़ा ही लेंदी टॉपिक है वो कवर करते हैं। आज का हमारा लास्ट ये टॉपिक है, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास वाइंड अप करेंगे। The new topic and the third topic of our session is product producer equilibrium या isocons जिसे हम कहते हैं। तो what are isocons और how to identify और उसके अंदर क्या क्या elements हैं वो देखते हैं। तो isocons which are also known as equal to product curve टू ग्रेड एक्शन सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है जो इंडिफरेंस कर्व से मिलती जुलती है। आपको याद होगा हमने ऊपर इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, उसके अंदर भी यही ये काफी ज्यादा उससे मिलता जुलती चीज ही है जो हमने ऊपर इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, जिसके अंदर कंजम्पशन की बात हो रही होती थी हमारे। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं कि कंजम्पशन की बात हो रही होती थी दो डिफरेंट कमोडिटीज की, और या फिर दो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की, और उसके अंदर सेटिस्फेक्शन हमारी लेवल चेक किया जाता था कि हर हमारी चीज से डिफरेंट, हर हमारी कॉम्बिनेशन से डिफरेंट हमारी सेटिस्फेक्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ भी कुछ इस तरह का ही हिसाब किताब है। दे आर यूज इन प्रोडक्शन एनालिसिस, वहाँ हमारी कंजम्पशन हो रही थी, यहाँ प्रोडक्शन एनालिसिस हम करते हैं। इन डिफरेंट कर्व के अंदर कंज्यूमर कंजम्पशन और बिहेवियर चेक कर रहे थे, यहाँ प्रोडक्शन एनालिसिस हो रहा है, लेकिन ये है बोथ आर सेम। फिर डेफिनेशन इसकी देखते हैं, कुछ पॉइंट्स ऑफ representing the various combination of two inputs or factor of production capital and labor fielding the same quantity of output। अब वहां पे बात हो रही थी दो डिफरेंट हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की। वहाँ यहाँ हमारी बात हो रही है दो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर, या फिर कोई सा भी हमारा जो है वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम ले लेंगे। तो इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये हमने वाई एक्सिस पे लिया है कैपिटल एंड वाई एक्सिस पे लिया है लेबर, और ये एक कर्व सा बना लिया कि ए से मैंने कैपिटल रिप्रेजेंट कर लिया, एल से लेबर। तो ये हमारे जो है एक कर्व जो हमें समझ आ रहा है कि ये आइसोकॉन का इस तरह का कोई कर्व होता है। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या होता है आइसोकॉन्स एंड इंडिफरेंस कर्व, तो ये भी देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड होता है, अभी जैसा मैंने बताया कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। यहाँ क्या होता है कि ये कंसर्न होता है प्रोडक्शन से, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कैपिटल और लेबर की हम लोग डिफ्रेंसिएशन, या इसको हम लोग देख रहे होते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल, वहाँ हम सेटिस्फेक्शन लेवल देख रहे थे या प्रोडक्शन एनालिसिस कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड वाला क्या है, डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट यूटिलिटी। वहां हमें यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है कि कैपिटल और लेबर से हम कितना आउटपुट जनरेट करेंगे और क्या होगा।
अच्छा, indifferent curve are not labeled in numerical value। अच्छा, indifference curve numerical value से नहीं हम लोग लेबल कर पाते थे, क्योंकि कभी हमें ये थोड़ी पता होता है कि हमारी कितनी सेटिस्फेक्शन है। क्या अभी हम बैठे हैं तो हम बोले हमारी 80% इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन है, हमें 80% मैंगो से सेटिस्फेक्शन है और 40% हमारी एप्पल से सेटिस्फेक्शन है, तो हम लोग उसको न्यूमेरिकल फॉर्म्स में नहीं लेबल कर पाते। लेकिन कैपिटल और लेबर हम लोग इजीली है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर मेजर कर पाते हैं। अच्छा, जो लास्ट हमारा डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस अप्रोचेस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को वो लेके चलता है और वो उस पे बेस करता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। वेयर एज हमारा आइसोकॉन जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे बेस करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज को देख रहा होता है। अच्छा, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके अंदर बताया था कि क्या किस किस तरह के हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं और किस किस तरह के नहीं होते। तो अच्छा, आइसोकॉन्स है नेगेटिव स्लोप, इसका नेगेटिव स्लोप भी होता है। आइसोकॉन्स लाइक आर लाइक इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हमने उसमें भी इन डिफरेंस कर्व में भी यही बात लिखी हुई थी कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होते हैं। दैट इज बिकॉज व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर मस्ट बी रिड्यूस्ड एज टू कीप द आउटपुट एट सेम लेवल। तो हमारा जो एक अगर हमारी चीज इंक्रीज होगी तो हमारी दूसरी चीज को कम करना पड़ेगा, ताकि दोनों चीज बैलेंस रहें और हमारा आउटपुट जो है वो सेम लेवल पर प्रोड्यूस हो। तो इसलिए हमारी क्वांटिटी और अदर फैक्टर जो है वो सेम और नेगेटिव स्लोप या फिर लेफ्ट टू राइट स्लोप होते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का क्या मतलब है? इन आइसोकॉन्स लाइक इन डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और the convexity of isocons implies that as we move downward as isocons, less of factors chose an x-axis is required to substitute it so as to keep the level of our output constant। तो या हमारा ये वाला आपने देखा होगा कि ये convex to the origin होता है। और इसके बाद जो है हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम में क्या है। तो ये जो फोर्स इसकी डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा फर्स्ट हमारा लेवल ऑफ ये जो हमने अभी बात की कॉन्वेक्स टू ओरिजिन की, तो यहाँ पे यही शो हो रहा है कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है और यहाँ हमारा ये इस तरह का आइसो कॉन्स का कर्व बन रहा है। मतलब जैसे हमने अभी ऊपर देखा था एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इस तरह का हमारा दो डिफरेंट फैक्टर्स को लेके, मतलब एक चीज जैसे हमने ये इंक्रीज की है तो इसको इस आउटपुट को हमने इस फैक्टर को हम एक थोड़ा डिक्रीज करेंगे ताकि ये दोनों सेम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करें। इससे हमारा इस तरह का कर्व बनेगा जिसे हम आई क्यू यानी आइसोकॉन्स कर्व कहेंगे। वाई एक्सिस पे मैंने फैक्टर एक्स लिया है, सो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ इसको वाई कर आप एज्यूम कर लें और इसको एक्स, क्योंकि मैंने सोचा कि फैक्टर एक्स और एक्स एक्सिस से ज़्यादा अच्छा याद हो जाएगा। तो फैक्टर एक्स यहाँ लिख लीजिएगा और फैक्टर वाई जो है ये फैक्टर वाई एक्सेस वाले लिख लीजिएगा। तो फैक्टर एक्स एंड वाई जो है हमारा यहाँ पे जो ये इंक्रीज होगा, ये M1 से जब M2 पे गया, जब हमारी एन पहले हमारी एन थी फिर एन हमारी थोड़ी कम हो गई, मतलब दोनों का अब इंक्रीज और डिक्रीज हुए ताकि सेम लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट हो। तो ये हमारा आइसोकॉन्स की सेकंड हमारा प्रॉपर्टी हो गई। अब थर्ड क्या है? कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपको याद होगा डिफरेंस कर्व भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। वाई? अब देखते हैं। नो आइसोकॉन कर्व कैन intersect each other. The intersection of two isocons curve will a certain combination of two factor can produce two different cons. That is quite absurd. How can the same factor of combination produce two different level of output unless techniques of production time is changed? अच्छा, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे वहां सेटिस्फेक्शन लेवल हर चीज का डिफरेंट था तो इसलिए वो दोनों अलग अलग चल रहे थे, तो यहाँ पे भी जो डिफरेंट किस्म के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
तो ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो या टाइमिंग डिफरेंस हो, जिसकी वजह से आपका आइसोकॉन कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए, वरना वो नॉर्मली एक आइसोकॉन कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करता। द हायर द आइसोकॉन कर्व, द हायर will be the लेवल ऑफ आउटपुट। अब जितना ज्यादा हमारा लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा होता जाएगा, पहले पी पे हमारा आइसोकॉन कर्व था, फिर हमारा आइसोकॉन कर्व जो है वो P1 पे चला गया, तो हमारा द हायर ऑफ आइसोकॉन कर्व, द हायर विल बी द लेवल ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे ये इसके प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। अब हम इसका थोड़े से हमारी एजम्पशंस रह गई हैं और आइसोकॉन्स की अप्रोच रह गई है, आइसोकॉस और आइसोकॉन्स की, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। तो क्या होता है इसके अंदर, द आइसोकॉन्स और द आइसोकॉन्स अप्रोच, एन आइसोकॉन कर्व विच इज ऑल्सो टर्म एज आइसोप्रोडक्ट कर्व shows those various possible combination which a producer can produce। ये मैंने एक समझ लें कंक्लूजन टाइप लिखा है, ताकि इस सारी पूरी बात आपको इसमें समझ आ जाए। uh, shows two variables possible combination in which producer can produce a given level of output. Thus, the isocon curve represent the technical conditions of production, whereas in isocons lines represent the total amount of outlay to spend and the ratio of price of two factors। मतलब ये हमारी जो लाइन होती है, ये वाली आपको वो जो ऊपर भी हमने बनाई है, ये लाइन जो हमारी होती है, ये हमें एक प्राइस रेशियो ऑफ प्राइस हमें पता पता चलती है कि कितने हमारा जो है वो अमाउंट स्पेंड हो रहा है या होना है। और उसके अलावा जो कर्ज वगैरह हैं, उससे वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हमारे डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो क्या क्या हो रही है। मतलब दो ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं फैक्टर, और दो ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशंस, या दो हो या तीन या जो भी वटेवर, तो वो होते हैं वो एक, ये उनको एक गिवन आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है। तो इसकी एक ये जो लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, ये हमारी प्राइस लाइन होती है, या फिर हमारी जो है बजट लाइन, या फिर इसे हम कहेंगे आउटलेट टू बी स्पेंड, जितना हमने स्पेंड करना है वो। और बाकी ये जो कर्व वगैरह होता है, वो दो डिफरेंट हमारे प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसको हम लेके चलते हैं और फिर उससे हम अपने प्रोडक्शन कर, ताकि हम उससे अपनी बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकें उस आउटले ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट के अंदर अंदर जो हमें स्पेंड करना है। तो इसकी ये डायग्राम है। ए टू बी हमारी ये फर्स्ट हमारी थी total outlet to be spent, and then total amount of outlet to be spent। then हमारी सेकंड सी टू डी हमारी थी टोटल आउटलेट टू बी स्पेंड, एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इस तरह हमारी ये बढ़ाते चले जाएंगे, और इस तरह हमारा कर्व जो है ये बढ़ता चला जाएगा। ये हमारी ये पीस आपको रिप्रेजेंटेशन हो रही होगी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे ऊपर, क्योंकि ये पूरा यही बात लिखी हुई है कि इसके अंदर दो पॉसिबल हमारे ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो कि कॉम्बिनेशंस होते हैं, और वो चेंज हो रहे होते हैं, और इसकी वजह से प्राइस और बजट लाइन, या फिर हमारी आउटलेट ऑफ स्पेंड रेशियो ऑफ प्राइस जो है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले रहे डायग्राम, ताकि सही से समझ आ जाए। तो फैक्टर वाई हैज बीन टेकन ऑन एक्स एक्सिस, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। फैक्टर वाई एक्स इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, तो आप इसको एक्स लिख लीजिएगा और इसको वाई। आई क्यू कर्व इज रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर आइसोकॉन्स कर्व। तो ये हमारा आइसोकॉन कर्व हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्री स्टेट लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ आर फ्रॉम आइसोकॉन्स लाइंस। मतलब हमारी कॉस्ट लाइंस है, इतनी हमारी कॉस्ट की कैपेबिलिटी है, मतलब इसके अंदर अंदर हमारी प्रोडक्शन जो है वो होगी। तो ये हमारा जो है वो आइसोकॉन्स का एक मासूम सा टॉपिक था। इसकी एजम्पशंस देख लेते हैं और फिर अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। तो एजम्पशंस क्या क्या है जिससे हमारा वैलिडिटी जिससे हमारी पॉसिबल है, और अगर ऐसा ना हो तो हमारा जो लॉ है या फिर हमारी आइसोकॉन्स है वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या क्या है एजम्पशन ऑफ आइसोकॉन्स।
और आइसोकॉर्स अप्रोच इज एज अंडर द कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब सिर्फ दो फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन ही हो उसके अंदर। उसके अलावा क्या क्या वाला यूनिट्स ऑफ बोथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो। प्राइस ऑफ बोथ फैक्टर आर गिवन, एक पर्टिकुलर प्राइस गिवन हो, उसके अंदर अंदर ही हमने डील करना है। द टोटल मनी आउटले इज ऑल्सो गिवन, प्राइस हमारी गिवन हो, टोटल मनी आउटले हमारा गिवन हो, और परफेक्ट कंपटीशन जो है इसके अंदर रूल करता हो। ये अगर पांच एलिमेंट्स होंगे तो हमारा जो है आइसोकॉन का कर्व हमारा वैलिडेट होगा, वरना ये हमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि आइसोकॉर्ड्स क्या होते हैं और इसके अंदर कैसे हम ट्रीट करते हैं, और इंडिफरेंस और आइसोकॉर्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, वरना ओवरऑल ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो फुली आपको समझ आया होगा। आज की क्लास थोड़ी लेंदी थी क्योंकि कल हमने बहुत शॉर्ट क्लास रखी थी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।